हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं और ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो 2 पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले वाले 2 वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के मीनिंग, उसकी इम्पॉर्टेंस और एक जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू इक्वलिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, उसको डिस्कस कर चुके हैं। ये इस चैप्टर से रिलेटेड थर्ड पार्ट है और इसमें हम बात करेंगे आज के फंडामेंटल राइट, जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू फ्रीडम। क्लियर? तो जैसा कि पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अभी इंडियन सिटीजन्स को 6 फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोवाइड किए गए हैं इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन से कंट्री से लिए गए हैं? यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कंट्री है उससे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी की बात कर चुके हैं। जो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की, जो कि आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक डिफाइन है। क्लियर? तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक डिफाइन है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 19 में जो 6 काइंड्स ऑफ जो फ्रीडम है वो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले फ्रीडम की बात करें, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को बोलने का अधिकार है, अपनी स्पीच देने का और अपनी जो व्यूज़ है, अपने थॉट्स है, उनको एक्सप्रेस करने का। क्लियर? सेकेंड है 91 बी में राइट टू असेंबली, यानी जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं उनको पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी वेपन्स के असेंबल होने का क्या है? राइट है। क्लियर? नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 91 सी और इसमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी हम जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो अपने हिसाब से अपने एसोसिएशन, अपने यूनियंस है उसको क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रीडम की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 91 डी में डिफाइन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी ईच एंड एवरी सिटीजन्स को ये राइट है कि वो कहीं पे भी विद इन द कंट्री कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरह से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें फ्रीडम प्रोवाइड की गई, राइट टू रेजिडेंस, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव करेगा तो जो मूव करके वो कहीं भी स्थान पे क्या कर सकता है? अपना रेजिडेंस है, अपना सेटलमेंट है वो बना सकता है। क्लियर? रिसाइड कर सकता है। और ये डिफाइन है आर्टिकल 19(1)(e) में। ठीक है, ये 19 आर्टिकल में ही सब डिफाइन है और 19 के ये सेक्शन है ABCD। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा राइट है, राइट टू फ्रीडम के अंदर में अंडर द आर्टिकल 91 ये F होगा। क्लियर? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी हम किसी भी तरह का जो बिजनेस है या किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है, बिजनेस है, उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, या किसी भी तरह का जो प्रोफेशन है उसको क्या कर सकते हैं? उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अंडर द आर्टिकल 19 ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को 6 टाइप्स ऑफ जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, वो प्रोवाइड की गई है। अब ईच एंड एवरी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के इस पार्ट में मैंने राइट टू फ्रीडम को थ्रू द ग्राफिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि राइट टू फ्रीडम यानी हमें ईच एंड एवरी काइंड ऑफ जो बंधन है, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, उससे क्या है? हमें आज़ादी है। तो सबसे पहले बात करें राइट टू स्पीच की। ठीक है, उसके बाद से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या अपने अपने व्यूज़ हैं उनको लिख कर, बोल कर या पब्लिश करके हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी हम इजीली बिना आर्म्स के, बिना वेपन्स के पीसफुली क्या कर सकते हैं? असेंबल हो सकते हैं। उसके बाद राइट टू फॉर्म यूनियंस, यानी हम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ या अपने काम के अकॉर्डिंग यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है राइट टू मूव टू एनी प्लेसेस, यानी किसी भी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट्स, यानी कहीं पे भी हम रह सकते हैं और वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स, यानी अपने जो घर है वो बना सकते हैं। और इसके अलावा है राइट टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन हम क्या कर सकते हैं? उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी उसको हम फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ग्राफिक्स के थ्रू मैंने राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब आर्टिकल 19 के एक एक जो क्लॉज हैं उसको अच्छे से हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि 91A क्या कहता है? राइट टू
स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी इसमें ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को राइट टू स्पीच है, यानी बोलने का क्या है, अधिकार है। और इसके साथ साथ ही वो अपने ओपिनियन को क्या कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है पब्लिक में, या फिर उसे पब्लिश कर सकता है, यानी जो भी न्यूज़पेपर या राइटिंग के थ्रू उसे वो एक्सप्लेन कर सकता है थ्रू द पीपल। इसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, यानी जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यानी प्रेस को जो लिखने का जो अधिकार है, अपने व्यूज़ अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का राइट्स है, वो भी इसी अंडर आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 91A। क्लियर है। ये जो आर्टिकल है ये हमारे स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी इस फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है यदि हम अपने इस राइट्स का क्या करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। तो मिसयूज़ कैसे करेंगे, यदि हमारी स्पीच या हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो कि हमारी कंट्री, हमारी जो इंडिया है उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए अगेंस्ट में है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, वो हमारे इस राइट्स पे क्या कर सकता है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इसको बैन कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जब भी नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी या स्टेट या जो भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन की बात करेंगे, या उनके साथ गुड कंडक्ट की बात करेंगे, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, या फेमाइन ऑफ नेशन होगा, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस होगा, तो सुटेबल रिस्ट्रिक्शन है वो इस राइट पे लगाए जा सकते हैं। यानी जब भी स्टेट की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या गुड कंडक्ट या रिलेशन की बात करेंगे, या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट की अवहेलना होती है कोर्ट के ऑर्डर्स की, तो उस कंडीशन में जो स्टेट है वो इस राइट पे सुटेबल रिस्ट्रिक्शन है वो क्या कर सकता है, लगा सकता है। तो इस तरह से जिस तरह से हमें राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड की गई है, तो यदि हम इसका मिसयूज़ करेंगे तो इसको इस पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। क्लियर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 91B। ठीक है। और 91B में क्या डिफाइन है, 91B में डिफाइन है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को ये फ्रीडम है, ये राइट है कि वो विदाउट आर्म्स या बिना वेपन्स के पीसफुली क्या कर सकता है, असेंबल हो सकता है, यानी एक जगह इकट्ठा होकर जो भी मीटिंग है, जो भी थॉट्स है, जो भी व्यूज़ है, उस प्रोसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि इनके असेंबल होने से कई बार जो एंटी जो सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए लोग यदि असेंबल हुए हैं, तो इससे जो हमारी कंट्री है उसकी जो सेफ्टी है, उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हार्म होता है। तो इस बिहाफ पे इस जो राइट है, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, इस पर क्या कर सकती है, हमारी जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है। तो एक तरह से यदि इस फ्रीडम का यदि हम मिसयूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेट को ये राइट है कि वो इस पर क्या लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, यदि हमारे इस राइट से नेशन की जो सेफ्टी है उसको क्या होता है, उसको हार्म होता है, उसको नुकसान होता है। तो क्लियर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 91C। तो जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, यानी इस आर्टिकल के अंदर हाँ ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को अपने यूनियंस और अपने एसोसिएशन को फॉर्म करने का राइट दिया गया है। एसोसिएशन यानी हम अपने ग्रुप बना सकते हैं, अपनी पार्टीज बना सकते हैं। क्लियर। लेकिन यदि ये पार्टीज़ है और या जो यूनियन हम बनाते हैं उनके बनाने से यदि पब्लिक सेफ्टी या उसके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं हार्म होता है, तो इस राइट को भी जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या लिमिटेड कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 91D। यहाँ पे 1 आएगा। क्लियर। कई बार टाइपिंग मिस्टेक्स होती है तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, तो उसको आप इग्नोर करें और टॉपिक को समझने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 91D। तो राइट टू मूव फ्रीली एंड डिसाइड एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है। यानी इस आर्टिकल के अंडर में ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन्स को ये फ्रीडम प्रोवाइड किया गया है कि वो इंडिया जो टेरिटरी है यानी विद इन द कंट्री के किसी भी पार्ट में कहीं पे भी क्या कर सकता है, रिसाइड कर सकता है फ्रीली, और वहाँ पे क्या कर सकता है, मूव करके रिसाइड कर सकता है, कहीं भी जा सकता है और वहाँ पे वो अपना रह सकता है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 91E। ठीक है। और 91E कहता है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जब हम इंडिया के किसी दूसरे पार्ट में जाएंगे और रिसाइड करेंगे तो रिसाइड करने के बाद धीरे धीरे हम वहाँ पे क्या बना लेंगे, अपना जो एक घर बनाएंगे, घर बने हमारा एक सेटलमेंट, एक बस्ती या एक आबादी बन जाएगी। तो इस तरह से हम कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं और कहीं पर भी अपने जो सेटलमेंट्स हैं वो विद इन द कंट्री इंडियन टेरिटरी में बना सकते हैं। ये हमें फ्रीडम प्रोवाइड की गई है अंडर द आर्टिकल 91E। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 91F, और इसमें हमें
क्या फ्रीडम प्रोवाइड की गई है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी ईच एंड एवरी सिटीजन को ये राइट है, ये फ्रीडम है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का जो प्रोफेशन है, किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन है, ट्रेड है या बिजनेस है, उसको क्या कर सकता है, उसको वो करने के लिए फ्री है। इसके लिए उस पर किसी भी तरह का क्या है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन उस पर कब लगाया जाएगा कि जब भी वो बिजनेस होगा, ड्रग्स से रिलेटेड हो या डेंजरस हो, ठीक है, या कुछ ऐसे काम, हार्मफुल काम कर रहे हो जिससे कि स्टेट या नेशन को के इंटरेस्ट को, उसके जो हित है उसको क्या हो, हार्म हो रहा है, तो जो हमारा स्टेट है, जो हमारे नेशन है, वो हमारे इन राइट्स को क्या कर सकती है, इनको प्रोहिबिट कर सकती है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या फिर लिमिटेड कर सकती है। क्लियर? तो इस तरह से अंडर द आर्टिकल 19 हमें 6 जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड की गई है। लेकिन यदि हम इन फ्रीडम का मिसयूज़ करेंगे तो कभी भी जो स्टेट है वो हमारे इन फ्रीडम को क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट या लिमिटेड कर सकता है। क्लियर? इससे पहले हमने राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 की बात की। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये जो प्रोविज़न है, ये जो आर्टिकल है, इंडिविजुअल की फ्रीडम, जो बेसिक फ्रीडम है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस, यानी कुछ अपराधों में दोष सिद्धि होने के लिए संरक्षण, यानी जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा उसके संबंध में कुछ प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कुछ ऑफेंस हैं, जब तक वो ऑफेंस डिक्लेयर नहीं हो जाते तो उससे रिलेटेड इंडियन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, संरक्षण प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑन एनी ऑफेंसेस एक्सपेक्ट for violation of the law in force at the time of the commission of the act charged as an offense। यानी किसी भी पर्सन को तब तक जो दोषी है वो सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं किया हो, यानी किसी भी कानून का जो है वो उल्लंघन ना किया हो। और ये जो कानून का उल्लंघन है उससे जब वो उसे अरेस्ट किया गया था उस समय उस वॉयलेशन ऑफ लॉ के लिए जो चार्ज थे, जो सज़ा थी, उसी के अकॉर्डिंग उस ऑफेंस के लिए उसे क्या दी जाएगी, उसे सज़ा दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि सपोज़ करो आज मुझे अरेस्ट किया गया है, तो जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि मैंने किसी लॉ का वायलेशन किया है तब तक मुझे जो कन्विक्टेड है यानी दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सपोज़ करो आज मैंने कोई क्राइम किया है और इस क्राइम का यदि जो सज़ा है वो मुझे आफ्टर 10 ईयर्स मिलती है, तो आफ्टर 10 ईयर्स में मुझे वही पनिशमेंट, वही सज़ा मिलेगी जो कि आज 10 साल पहले इस क्राइम के लिए डिसाइडेड थी। ठीक है, यानी 10 साल पहले जो मैंने वॉयलेशन ऑफ लॉ किया है उसके लिए जो भी सज़ा है, जो भी पनिशमेंट है डिसाइड की गई है अंडर द लॉ, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे आफ्टर 10 ईयर्स भी क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। क्लियर? सेकंड है कि किसी भी एक पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार ना तो उसे प्रोसिक्यूटेड किया जाएगा, यानी ना तो उसमें मुकदमा चला जाएगा और ना ही उसे पनिश किया जाएगा। यानी मैंने कोई भी यदि ऑफेंस किया है, कोई भी अपराध किया है, तो उसके लिए मुझ पे एक बार ही प्रोसिक्यूटेड यानी एक बार ही मेरे पे मुकदमा यानी जो भी है किया जाएगा और एक ही बार उस ऑफेंस के लिए, उस अपराध के लिए मुझे पनिश्ड किया जाएगा। क्लियर? ये नहीं कि बार बार मुझे एक ही ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए सजा दी जा रही है। क्लियर? सेकंड है कि किसी भी पर्सन को खुद अपने ही लिए, अपने अगेंस्ट में विटनेस यानी जो है गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, यानी उस पर प्रेशर नहीं बनाया जाएगा कि वो स्वयं अपने ही अगेंस्ट में जाके क्या करे, विटनेस दे यानी गवाही दे। तो इस तरह से जब तक हम पे जो भी ऑफेंस है वो कन्विक्टेड नहीं हो जाता, वो सिद्ध नहीं हो जाता, तो उससे पहले हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड है कि यदि हमने वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं किया है यानी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो हमें जो दोषी है वो करार नहीं दिया जा सकता। यानी जब हमने क्राइम किया था उस समय उस ऑफेंस के लिए जो चार्जेस थे, जो पनिशमेंट था, उसी के अकॉर्डिंग हमें पनिश किया जाएगा। क्लियर? सेकंड है कि एक पर्सन को किसी एक ऑफेंस के लिए एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूटेड और पनिश नहीं किया जा सकता है। और थर्ड है कि किसी भी पर्सन को अपने अगेंस्ट में जाके विटनेस या गवाही देने के लिए कंपेल्ड नहीं किया जा सकता, यानी उस पर प्रेशर नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी फ्रीडम है अंडर द आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारी प्राइवेसी है, उससे रिगार्डिंग और हमारी लाइफ से रिगार्डिंग प्रोटेक्शन है वो हमें प्रोवाइड किया गया है।
इसका मीनिंग ये है कि कोई भी जो सिटीजन्स हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन्स है, उनसे उनकी लाइफ है या जो पर्सनल लिबर्टी है उसके राइट्स को क्या नहीं किया जा सकता, डिप्राइव नहीं किया जा सकता, छीना नहीं जा सकता। ठीक है, जो भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुआ है बाय द लॉ, यानी लॉ के थ्रू जो भी जिस प्रोसीजर के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ऑफ अ पर्सन उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस राइट को और ज़्यादा क्या बनाया गया है, इफेक्टिव बनाया गया है। कैसे इफेक्टिव बनाया गया है कि अब इसमें जो एनवायरमेंटल राइट्स है कि हमें एक प्योर जो है एनवायरमेंट मिलना चाहिए, या हमारा जो वाटर है अनपॉल्यूटेड होना चाहिए, इसके अलावा हमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, हमारी फ्रीडम टू प्राइवेसी होनी चाहिए, यानी हमारी प्राइवेसी है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस समय हमें प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, और अब हमारा जो आर्टिकल 21 के अंदर जो हमारी फ्रीडम प्रोवाइड की गई है, राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये जो हमारा राइट है इसके जो स्टेट इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी है उस टाइम में भी इसे लिमिटेड नहीं किया जा सकता। यानी सिर्फ यही एक आर्टिकल, यही एक फ्रीडम है जिसे ड्यूरिंग द इमरजेंसी, चाहे वो स्टेट हो या नेशनल इमरजेंसी हो, उसमें इसे रिस्ट्रिक्ट या इसे प्रोहिबिट नहीं किया जाता है, लिमिटेड नहीं किया जाता है। यानी इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी ये जो फ्रीडम है ये हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी की बात करें तो उस समय वो सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 21 में 21A जो क्लॉज है वो इंक्लूड किया गया है बाय द 86 अमेंडमेंट 2002, और ये जो आर्टिकल है ये जो ईच एंड एवरी जो चिल्ड्रन है 6 to 14 ईयर्स उन्हें फ्री एंड कंपलसरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने का जो राइट्स है वो प्रोवाइड किया गया है, जिसको राइट टू एजुकेशन या RTE भी कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। यानी 6 से 14 साल तक के जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये उनको फंडामेंटल राइट से वो प्रोवाइड किया गया है बाय द आर्टिकल 21A, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 86 अमेंडमेंट 2002 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 हमारा कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी किसी भी पर्सन को यदि अरेस्ट किया गया है या उसे किसी भी अरेस्ट कर इसलिए किया गया है ताकि वो आने वाले जो क्राइम है उसको ना करे, यानी उसे एक तरह से बंदी बना के रखा गया है। तो इस कंडीशन में पर्सन को कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है यानी गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उसको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर द आर्टिकल 22। तो सबसे पहला तो राइट है कि उसे ये राइट है कि उसे ये अधिकार है कि उसे ये पता होना चाहिए कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है, यानी अरेस्ट होने का जो रीज़न है वो उसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट होने के लिए उसे अरेस्ट करने का जो रीज़न है वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा उस पर्सन को ये राइट होगा कि वो अपने लीगल सपोर्ट के लिए अपने मनपसंद का कोई भी लीगल जो प्रैक्टिशनर है, जो लॉयर है, उसको क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है अपने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको विदिन 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर है वो पास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने रिप्रेजेंट करना होता है, ताकि जो मजिस्ट्रेट है वो डिसाइड कर सके जो कि अरेस्ट करने का जो रीज़न है वो वैलिड है या नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से अंडर द आर्टिकल 22 में कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर, ये जो राइट है वो किन किन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जो भी हमारी एनिमी कंट्री के यानी यदि दुश्मन देश के कोई भी इनहेबिटेंट है यानी वहाँ के निवासी है तो उन लोगों पे ये आर्टिकल 22 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उन्हें ये राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इसके अलावा यदि जिन लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर में अरेस्ट किया गया है तो उन लोगों पे भी ये जो आर्टिकल है 22 ये उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता, या उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, ये एक एक्ट है और इस एक्ट के अंडर में जो भी हमारी पुलिस होती है या स्टेट होता है वो सस्पिशन यानी संदेह के आधार पर किसी भी पर्सन को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, ताकि जो आने वाला टाइम है उसमें जो भी क्राइम या जो भी राइट्स उसके थ्रू किए जा सकते हैं उसको क्या किया कर सके, उसे रोका जा सके। ठीक है, तो यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंडर में किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए ये जो आर्टिकल 22 है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर,
अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि जब भी किसी स्टेट को ये लगता है कि कोई भी पर्सन है वो आने वाले टाइम में कोई क्राइम है उसको कर सकता है, या कोई किसी भी तरह का ऐसा जो क्राइम है वो कर सकता है जिससे किसी स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, या उसको थ्रेट किया जा सकता है, उसके साथ चीटिंग किया जा सकता है। तो इस सस्पिशन, इस संदेह के बिहाफ पे जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के क्या कर लेती है, डिटेन कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। तो इस एक्ट को कहा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ये जो एक्ट है वो डिफाइंड है अंडर द आर्टिकल 22(3). क्लियर? यानी किसी भी पर्सन को शक के बिना पे जब अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि उसे जो क्राइम है करने से रोका जा सके, तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्लियर? और इस एक्ट के अंडर में किसी भी पर्सन को जो मैक्सिमम है 3 मंथ्स के लिए डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो उसका डिटेंशन है यानी जो उसका अरेस्ट किया गया है उस अरेस्ट के जो प्रोसेस है उसको एक एडवाइजरी बोर्ड है वो अप्रूव करेगी। और उस एडवाइजरी बोर्ड में कम से कम एक जज होना चाहिए जिसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन हो, जिससे वो हाई कोर्ट का जो जज है वो अपॉइंट करने की क्वालिफिकेशन रखता है। यदि एक एडवाइजरी बोर्ड होगी उस बोर्ड में एक जज होना चाहिए जो कि जज हाई कोर्ट का जो जज है अपॉइंटमेंट रखने की क्वालिफिकेशन रखता है। और यदि ये एडवाइजरी बोर्ड इस जो है डिटेंशन को अप्रूव कर देती है तो उस पर्सन को मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए डिटेन या अरेस्ट करके रखा जा सकता है ताकि उसे आने वाले क्राइम को करने से रोका जा सके। क्लियर? तो ये है एक्ट हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अंडर द आर्टिकल 22(3) डिफाइंड है। क्लियर? अब बात करें कि किसी भी पर्सन को यदि अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाएगा, तो वो किस बेसिस पे किया जाएगा? तो सिक्योरिटी ऑफ ए स्टेट, यानी वो कोई भी पर्सन है वो इस तरह से हार्मफुल है स्टेट के लिए जिससे कि स्टेट की सिक्योरिटी, किस तरह का क्राइम करने वाला है जिससे किसी स्टेट की सिक्योरिटी को क्या है, खतरा हो सकता है। टू मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या फिर पब्लिक ऑर्डर या जो भी है कानून जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी किसी भी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में अरेस्ट किया जा सकता है ताकि जो भी सोसाइटी है या जो भी स्टेट है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। यानी कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर रहा है, वो डिसबैलेंस कर रहा है। क्लियर? तो और नेक्स्ट जो है रीज़न है जिस भी आप पे उसे अरेस्ट किया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस, कि डिफेंस को जो है एसेंशियल जो सर्विसेज है या मेंटेनेंस है वो सप्लाई की जा रही है, इसलिए ऐसे लोगों को अरेस्ट करके रखा जाए जो कि उसको हार्म कर सकते हैं। या फिर फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यदि फॉरेन अफेयर्स या हमारी इंडिया की सिक्योरिटी को यदि कोई उसके इंटरेस्ट को हार्म होने वाला है तो इन ग्राउंड्स पे किसी भी पर्सन को इस एक्ट के अंदर में अरेस्ट कर लिया जाता है, किया जा सकता है फॉर द मैक्सिमम 3 मंथ। क्लियर? अब कौन कौन से एक्ट हैं जिस एक्ट के थ्रू ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में लोगों को अरेस्ट किया जाता है? तो देयर आर 2 एक्ट, द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग द राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। एंड इसके अलावा हमने एक और टॉपिक प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अंडर द आर्टिकल 22 क्लॉज 3। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। फिर भी यदि इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।